हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एमए संस्कृत साहित्य में जो थर्ड सेमेस्टर हैं उसमें कौन कौन से पेपर होने वाले हैं। देन उसके बाद में मैं बताऊंगा आपको कि उनका सिलेबस क्या क्या रहेगा, और लास्ट में बताऊंगा कि उसका जो क्वेश्चन रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि उनकी जो इकाईवार अध्ययन करेंगे, जिसमें कि पहली इकाई जो है उसका अध्ययन करेंगे, और देन लास्ट तक एक एक इकाई करके सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, वो भी एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले, जो कि 16 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है। तो आइए हम देखते हैं कि जो पहली इकाई है इसमें आपको दिख रहा होगा कि पहला प्रश्न पत्र है वो व्याकरण तथा निबंध का है। इसका सैद्धांतिक पार्ट है 85 मार्क्स का, यानी कि सैद्धांतिक यानी कि थ्योरिकल पार्ट जो होता है वो 85 नंबर का है, और इसमें सीसी रहेगी जो 15 मार्क्स की है। और सैद्धांतिक पार्ट में हमें कम से कम 28 मार्क्स लाना अनिवार्य है, और सीसी में कम से कम 5 नंबर लाना अनिवार्य है। पहला पेपर व्याकरण तथा निबंध का हो जाएगा। इसके बाद में द्वितीय पेपर जो हमारा रहेगा वो नाट्यशास्त्र का है, और तृतीय पेपर हमारा रूपक का रहेगा। चतुर्थ पेपर अंत में रहेगा जो गद्य एवं पद्य का एक साथ मिला के चंपू का भी होता है, उसका रहेगा। अब हम बात करते हैं तृतीय प्रश्न सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र व्याकरण एवं निबंध की। इसमें हमें दिखाई देता है कि पहला जो है संज्ञा प्रकरण है, पहली इकाई है संज्ञा प्रकरण, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संज्ञा प्रकरण पढ़ना है हमें सिद्धांत कौमुदी से, जिसके बाद में दूसरी इकाई में पढ़ना रहेगा हमको कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी से, जिसमें कि हमें दूसरी इकाई में प्रथमा से लेकर तृतीय पर्यंत तक, मतलब पहली से लेकर तीसरी विभक्ति तक के कारक पढ़ने हैं हमें, जो कि हम तृतीय इकाई में कारक प्रकरण पढ़ना है आगे का पार्ट, जो कि चतुर्थ से लेकर सप्तमी विभक्ति तक का पढ़ना रहेगा, या चतुर्थ कारक से लेकर सप्तमी कारक तक पढ़ना रहेगा। फिर ये जो कारक प्रकरण जो होता है हम इसको मुख्य रूप से विभक्त्यार्थ के रूप में भी पढ़ते हैं। और चौथी इकाई में पढ़ना रहेगा हमें सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ही, जो कि उसमें कृदंत प्रत्यय है, और कृदंत प्रत्यय में से भी हमें केवल कृत प्रत्यय को ही पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में मत्वार्थीय प्रत्यय को पढ़ना है, और स्त्री प्रत्यय में केवल 2 ही प्रत्यय पढ़ना है हमें, जिसमें कि टाप प्रत्यय है तथा गीप प्रत्यय है। और इसी प्रकार से पांचवी इकाई में हमें पढ़ना रहेगा संस्कृत में निबंध। अब आइए हम देखते हैं कि पहले प्रश्न पत्र के जो प्रश्न पत्र होता किस टाइप का, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, ताकि हम उसके सॉल्यूशन के उसका सॉल्यूशन जब करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस टॉपिक को हमें ध्यान में रखते हुए सिलेबस को तैयार करना है, ताकि हम जल्द से जल्द एग्ज़ाम से पहले चीज़ों को समझ पाएँ और क्वेश्चन को टैकल करने में हमें समस्याएं कम हों। तो दोस्तों हमारे सामने ये पेपर उपस्थित है मार्च 2022 का एमए थर्ड सेमेस्टर और प्रथम प्रश्न पत्र व्याकरण तथा निबंध का। इसमें पहले वाला जो प्रश्न है कि अधोलिखित में से किन्हीं 4 सूत्रों की विवेचना कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है हलन्त्यम हलन्त्यम हल इति अलित स्यात्, अर्थात जिस अक्षर के अंत में जो हलन्त्यम है वह सूत्र, इसमें संज्ञा विधायक सूत्र है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्याहार सिद्धि के लिए लगाया जाता है। इसमें जो हल अंत्यम मतलब प्रत्याहार में जो अंतिम वर्ण होता है, जो कि प्रत्याहार सिद्धि के लिए लगाया जाता है, जैसे कि अक प्रत्याहार में जो अंतिम आ है, अंतिम क है, जिसके नीचे हलंत लगा होता है, जैसे कि आ ई ऊन तो और री र, इसके बाद में जो अंतिम वर्ण आएगा क, इसको हटाने के लिए हलन्त्यम सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि, और उसका अदर्शनम लोपा एक सूत्र होता है, उसका भी प्रयोग किया जाता है, जिसके बाद में तस्य लोपा से उसका लोप हो जाता है। तो हलन्त्यम इत संज्ञा विधायक करने के लिए है, जैसे जिस
कोई भी वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा के माध्यम से इत संज्ञा करके और तस्य लोभ से उसका लोप किया जाता है। तो ये हम आगे चैप्टर में समझेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद में ये एक उसके जस्ट नीचे वाला है वृद्धि राधेच, ये वृद्धि संधि विधायक सूत्र है। इसके बाद में आदिरंत्यन संहिता और उसके नीचे वाला है आदेंग गुणा, ये गुण संधि विधायक सूत्र है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे उच्चेरुदात्ता निच्चेरु अनुदात्ता, मतलब उद्दात अनुदात और स्वरित जो होते हैं, जो जैसे कि स्वर हैं उनके जो भेद होते हैं उनमें से उद्दात अनुदात और स्वरित भी एक भेद आते हैं कि उसको किस हिसाब से बोलना है, ऊंची आवाज़ में बोलना है या मध्यम आवाज़ में बोलना है या नीची आवाज़ में बोलना है। तो ये उद्दात और अनुदात होते हैं। इसके बाद में तुल्या प्रयत्नम सवर्णम, मतलब किसी भी वर्ण को उच्चारण करने के आदि आधारों पर जो सवर्ण संज्ञा होती है तो उसके बारे में भी हमें यहाँ पे विवेचना करनी है। सुप तिगंतम पदम अतर्थ, जो सुप और तिंग आदि होते हैं पद में प्रयोग किए जाने वाले, उनके बारे में भी हम उल्लेख करेंगे। उस सूत्र के बारे में हमें उल्लेख करना है। और यहाँ पे अंतिम बार में आ जाएगा कि हलो अंतरः संयोगा, इस सूत्र का भी हम व्याख्या करेंगे। इसके बाद में अगले प्रश्न में हमें देखने को मिलेगा कि भाई किन्हीं 3 सूत्रों की विवेचन कीजिए। यहाँ पे सूत्र दिए हुए हैं, इनकी भी हमें व्याख्या करनी है। और ऊपर वाले पहले प्रश्न में हमें 4 सूत्रों की व्याख्या करनी थी। जैसे इसमें हमें एक पहला ही प्रथम विभक्ति में देखने को मिलता है, जैसे तीसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे है। अर्थात जो प्रातिपदिकार्थ होता है, प्रातिपदिकार्थ अर्थात जो जिस नाम से जाना जाता है, जिसका भी हम पहली बार उच्चारण करते हैं और जो भी वस्तु हमारे सामने आती है, जो भी हमारे दिमाग में आती है, वही प्रातिपदिकार्थ कहलाता है। जैसे कि राम शब्द का उच्चारण करने से केवल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यानी कि रामायण वाले राम का हमें सबसे पहले आभास होता है। तो जिस शब्द का हम उच्चारण करते हैं उसके माध्यम से जिस भी प्रथम वस्तु का या प्रथम व्यक्ति का या प्रथम स्थान का हमें बोध होता है या हमारे मस्तिष्क में जो आता है प्रथम बार में कि भाई ये चीज़ है, उसको प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। और लिंग परिमाण वचन मात्रे, मतलब लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में या वचन मात्र में आदि इस सूत्र के माध्यम से प्रथम विभक्ति होती है। तो इसके बारे में हमें विवेचन करना है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में जो संज्ञा विधायक सूत्र संज्ञा प्रकरण पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर संधि प्रकरण पढ़ेंगे और फिर कारक प्रकरण पढ़ेंगे। उसमें ये कारक प्रकरण में पहले से लेके तृतीय विभक्ति तक है, तो जिसमें एक दूसरा लिखा हुआ है, इसमें दूसरे नंबर पे है संबोधने चा। तो प्रथम विभक्ति के हिसाब से ही 8वीं जो संबोधन होता है, तो संबोधन चा में भी कहने का मतलब यह है कि प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वाचन मात्रे के अलावा भी जो संबोधन में भी प्रथम विभक्ति होती है। ये हमें सूत्र की विवेचना करने के माध्यम से बताना पड़ेगा कि इस सूत्र में भी प्रथम विभक्ति होती है, ये सिद्ध करना है। जैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे अगले वीडियो में, जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे आपको इसके बारे में पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। और जिसके बाद में इसमें बड़े आ वाले में देखना, निम्न में से किन्हीं 4 उदाहरणों को विभक्ति निर्देश पूर्वक सूत्रोल्लेख कीजिए। यानी कि ज्ञानम हरिम भजती अधिशैते वैकुंठम हरि जटाभिस्तापसः पुत्रेण सह गता पितः 10 दिनानि लिखति ग्रामम अभिता वनमस्ति यः कंदुकेन क्रीडति। इसमें ये जो जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ये किस विभक्ति के हैं। जैसे ज्ञानम, ये ज्ञानम द्वितीय विभक्ति का है, तो इस प्रकार से इनमें द्वितीय विभक्ति क्यों है ये हमें निर्देश पूर्वक बताना है कि इसमें इस कारण से द्वितीय विभक्ति है। तो इसमें सूत्र का उल्लेख करना पड़ेगा कि भाई इन कारणों से,
और अंत में कर्मणि द्वितीय से इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। तो ये हमें पूरी तरह से सिद्ध करके और उत्तर लिखते समय बताना है। तृतीय प्रश्न पत्र में तृतीय नंबर के जो प्रश्न रहेगा उसमें पहला वाला क्वेश्चन रहेगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 सूत्रों की विवेचना कीजिए। इसमें ये हमें देखने को मिलता है कि ये दूसरे नंबर वाला देखिए आप, क्रुद्ध, दुहु, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा एक्चुअली में, तो मैं इनकी व्याख्या जब डालूंगा तो उसमें आपको प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से बताया जाएगा। जैसे कि लास्ट वाला देख लीजिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यतश्च निर्धारणम। तो ये जब हम देखते हैं कि चौथी विभक्ति से लगा के सप्तमी विभक्ति तक, तो ये सब वहीं पे हमें देखने को मिलते हैं और उनकी व्याख्या को हमें यहाँ विवेचन करना है। और अगले वाले में कि सूत्र बड़े आ वाला जो प्रश्न है, इसमें सूत्र निर्देश पूर्वक किन्हीं 4 उदाहरणों की विभक्तियों का उल्लेख कीजिए। इसमें श्री गणेशाय नमः, इसमें कौन सी विभक्ति है? पितृभ्य स्वधा, इसमें कौन सी विभक्ति है? उदाहरण को बिल्कुल बताना है कि किस प्रकार से इसमें चतुर्थ विभक्ति है या पंचम विभक्ति है या षष्ठम विभक्ति, ये सारे के सारे हमें उसमें व्याख्या सहित बताना है। और चौथे नंबर का जो प्रश्न है, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 2 को सिद्धि नियम निर्देश पूर्वक लिखिए। तो इसमें क्या है कि जो स्त्री प्रत्यय है, जो हम कृदंत प्रत्यय हो गया, तद्धित प्रत्यय हो गया या स्त्री प्रत्यय हो गया, ये जो 3 प्रकार के प्रत्यय पढ़ना है हमें हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उन्हीं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि कर्तव्यम में तव्यत प्रत्यय, च नियम में अर्नियम प्रत्यय आदि जो प्रत्यय होते हैं, इनके बारे में व्याख्या करनी है। और बड़ा आ वाला जो है, निम्न में से किन्हीं 2 की प्रकृति और प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। तो इनमें प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है, इसके बारे में हमें लिखना है कि सानच प्रत्यय है कि कौन सा प्रत्यय है, इसके बारे में हमें उल्लेख करना रहेगा। सत्री प्रत्यय है कि क्या है। इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रकृति प्रत्ययों का ई वाला जो है, इसमें भी दिया है आजा, मोदिका, मूचिका और विधात्री, नदी। तो इसमें ये जो स्त्री प्रत्यय है, इसमें हमें केवल 2 पढ़ने थे हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो है टाप और गीप, एक और होता है गीस। तो यही पढ़ने हमें इसमें से। यो जैसे कि अजा है, तो ये हजा टाप प्रत्यय का है, उदाहरण है। इसके बाद 5वें नंबर का प्रश्न है, उसमें हमें केवल निबंध लिखने हैं और निबंध संस्कृत में लिखना रहता है। जैसे कि संस्कृत भाषा महत्वम लिखत, तो इसका जो निबंध लिखना पड़ेगा, तो हमें संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में वर्णन करना है, जिसमें कि हम बताएंगे कि हमारी सबसे प्राचीनतम भाषा संस्कृत भाषा है। इसका और इसके 2 रूप हैं, जैसे कि वैदिक संस्कृत हो गया, लौकिक संस्कृत हो गया। तो वैदिक संस्कृत इसलिए कहते हैं क्योंकि वेदों में प्रयुक्त भाषा है। श्रेष्ठ जन जो होते हैं, द्विज लोग होते हैं, वो इसको अपनाते हैं। आदि महत्व के बारे में हमें दर्शाना है और इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, ये सब बताते हुए निष्कर्ष तक ले जाना है। तो हम जिसके बाद में मम प्रिय कवि और पर्यावरण संरक्षणम परोपकार मम महाविद्यालय आदि के बारे में जो निबंध आए हैं, इनमें से आपको जो भी एक निबंध अच्छा लगे, जिसमें आप लिखने में कंफर्टेबल फील करें, आप उसको पूरा लिखें। उसके बाद में इनकी अगर आपको पूरा निबंध संस्कृत में नहीं आए तो केवल और केवल कम से कम उनकी जो हेडिंग्स होती हैं, हेडलाइंस होती हैं, तो वो कम से कम 6 से 7 हेडिंग्स ऐसी लिख के रखें, आप याद करके रखें कि वो आप एज इट इज़ उसमें संस्कृत में लिख पाए। और उसके अंदर की व्याख्या है वो आप अगर जो हिंदी में भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आप कम से कम उसकी रूपरेखा और जो अंदर हेडिंग डालेंगे वो संस्कृत में लिखना पड़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें, ताकि हमारे जो सिलेबस में के अकॉर्डिंग 16 सितंबर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, पहले पेपर का व्याकरण एवं निबंध, और अन्य पेपर जो कि उसके बाद में होने हैं, 22 तारीख तक एग्ज़ाम चलेंगे। तो उनमें यह मेरे द्वारा डाली गई वीडियो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जिसमें मैं एक एक को पढ़कर एक एक इकाई को टॉपिक वाइज क्लियर करूँगा, ताकि उससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने, क्योंकि क्वेश्चन तो सिलेबस में से ही आने हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और
अगले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द उसका संकेत मिले कि वीडियो डला है।